नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें सिर्फ देशों के रिश्तों की कहानी नहीं है, बल्कि ताकत, डर और भविष्य की अनिश्चितताओं का आईना भी है। एक तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों में मिठास की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान पर जंग के साए और सड़कों पर बहता खून। सवाल यह है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और इन फैसलों की कीमत कौन चुका रहा है। सबसे पहले बात भारत अमेरिका संबंधों की। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, भले ही इसमें समय लगे। उन्होंने यह भी बताया कि 13 जनवरी को अगली बातचीत प्रस्तावित है। सुनने में यह एक सामान्य राजनयिक बयान लगता है, लेकिन इसके भीतर कई परतें छुपी हैं। गोर ने भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया। सुरक्षा, आतंकवाद, विरोध, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी, ये 4 शब्द आज की वैश्विक राजनीति की धुरी बन चुके हैं। जब कोई देश आपको इन 4 क्षेत्रों में साझेदार कहता है, तो वह सिर्फ दोस्ती की बात नहीं करता, वह रणनीति की बात करता है। गौर के बयान के बाद शेयर बाजार में तेजी आई, यानी बाजार को भरोसा हो गया कि रिश्ते मजबूत रहेंगे, निवेश आएगा और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आम नागरिक की जिंदगी में भी उतनी ही तेजी आएगी जितनी शेयर बाजार के ग्राफ में दिखाई देती है? गौर ने यह संकेत भी दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। ऐसे दौरों में मंच सजते हैं, भाषण होते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं और कैमरे चमकते हैं। लेकिन असली सवाल दौरे की तस्वीरों से आगे का है। क्या इन दौरों से रोजगार बढ़ेगा? क्या व्यापार संतुलित होगा? या फिर ये रिश्ते सिर्फ रणनीतिक जरूरतों तक सीमित रहेंगे? अब जरा रुख बदलते हैं और चलते हैं ईरान की तरफ, जहां हालात कहीं ज्यादा भयावह हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने सैन्य विकल्पों पर हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों से जुड़े विकल्पों की जानकारी दी है। ट्रंप का बयान आता है, ईरान ने सारी हदें पार कर दी हैं, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। यह वाक्य नया नहीं है। इतिहास में जब जब हदें पार कर दी कहा गया है, उसके बाद बम गिरे हैं, शहर उजड़े हैं और लाशें गिनी गई हैं। सवाल यह नहीं कि अमेरिका के पास कितने सैन्य विकल्प हैं, सवाल यह है कि इन विकल्पों की कीमत कौन चुकाएगा। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हमले के लिए मजबूत विकल्पों पर विचार कर रही है। मजबूत यानी और ज्यादा ताकतवर हथियार, और ज्यादा तबाही और ज्यादा जाने। लेकिन जमीन पर जो लोग हैं, जो सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन लोगों की आवाज इन रणनीतिक बैठकों तक पहुंचती है? मानवाधिकार संस्था के मुताबिक ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है। 170 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। 538 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 538 परिवार हैं जिनके घरों में अब सन्नाटा है। 10,670 ये सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं हैं, ये हजारों जिंदगियां हैं जो जेलों में बंद हैं, बिना यह जाने कि बाहर की दुनिया उन्हें कब और कैसे याद करेगी। अमेरिका कहता है कि वह लोकतंत्र और मानवाधिकारों के साथ खड़ा है। सवाल यह है, जब किसी देश में लोग सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हो, तो उस देश पर बम गिराने की तैयारी क्या उसी लोकतंत्र की रक्षा है? और भारत अमेरिका का अहम साझेदार है, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन की बात करती रही है। ऐसे समय में जब ईरान में हालात विस्फोटक हैं और अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है, भारत के लिए यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि वह किस तरह अपने हितों और अपने मूल्यों के बीच संतुलन बनाए। आज की दुनिया में रिश्ते सिर्फ दोस्ती के नहीं होते, वे मजबूरी के होते हैं। ट्रेड डील, सुरक्षा सहयोग और सैन्य विकल्प, इन सब के बीच कहीं ना कहीं आम इंसान की जिंदगी दब जाती है।
भारत अमेरिका की मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे और ईरान की सड़कों पर बहते खून के बीच एक ही सवाल खड़ा है। क्या ताकतवर देश कभी यह भी सोचेंगे कि उनके फैसलों की सबसे बड़ी कीमत हमेशा कमजोर लोग ही क्यों चुकाते हैं? यही सवाल आज का सच है और इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी, वही अंदरूनी टकराव और वही सार्वजनिक नाराजगी सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर उठा यह मामला अब पार्टी की चारदीवारी से निकलकर कैमरों के सामने आ गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक आरजेडी सांसद पर खुलकर भड़कते नजर आए। सवाल पार्टी अनुशासन का नहीं, सवाल यह है कि जब असहमति भीतर सुलझाई जानी चाहिए तो वह सार्वजनिक क्यों हो जाती है। तेज प्रताप यादव की नाराजगी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि यह उस बेचैनी को उजागर करती है जो लंबे समय से पार्टी के भीतर पनप रही है। इस बीच तेज प्रताप ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी एक खास मांग कर दी। मांग क्या थी? उससे ज्यादा अहम यह है कि विपक्ष के नेता से मांग करना किस राजनीतिक मजबूरी की तरफ इशारा करता है। क्या संवाद के रास्ते बदल रहे हैं या सियासत में नए समीकरण आकार ले रहे हैं? इसी दौरान तेज प्रताप यादव अपने मामा के साथ दिखाई दिए। तस्वीरें सामने आई। संदेश साफ था, राजनीति सिर्फ मंचों से नहीं चलती, रिश्तों और संकेतों से भी चलती है। बिहार की राजनीति में यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले सियासी तूफान की आहट है। दुनिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक बयान, एक फैसला और पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। अमेरिका रशिया टेंशन अब सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि खुली चेतावनी में बदलती दिख रही है। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। कहा जा रहा है पुतिन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। ब्रह्मास्त्र यानी ऐसा कदम जो सिर्फ ताकत नहीं दिखाता, बल्कि डर भी पैदा करता है। जवाब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेवर भी नरम नहीं है। ट्रंप बनाम पुतिन, यह सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं, यह दो अहंकारों की टकराहट है और इस टकराव में एक तीसरा नाम चुपचाप मौजूद है, चीन। सवाल यह है कि चीन सिर्फ देख रहा है या पर्दे के पीछे कोई और चाल चल रहा है। इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां आमने सामने आती हैं तो नुकसान हमेशा आम लोगों का होता है। आज दुनिया हथियारों से नहीं, संवाद से सुरक्षित हो सकती है, लेकिन लगता है सत्ता के गलियारों में यह बात अब भी सबसे ज्यादा अनसुनी है। आज बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां सत्ता, रणनीति और जांच एजेंसियां तीनों आमने सामने खड़ी दिखती हैं। सवाल सिर्फ एक रेड का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जो हर टकराव के बाद और मजबूत होकर सामने आती है। आईपैक्स से जुड़ी रेड और फिर ईड का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा कागजों में यह एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता। ईड ने अदालत में ऐसे तथ्यों का जिक्र किया जिन्हें लेकर दावा किया गया कि इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबरें चली, दीदी के पसीने छूट गए। अगर ये खुलासे इतने ही निर्णायक थे तो ममता बनर्जी अब तक क्यों नहीं कमजोर हुई? क्यों हर चुनाव, हर जांच, हर आरोप के बाद वे पहले से ज्यादा आक्रामक होकर सामने आती हैं? यहीं से शुरू होता है ममता का सियासी ब्रह्मास्त्र। ममता बनर्जी की राजनीति सत्ता के गलियारों से ज्यादा सड़क से चलती है। वे खुद को जांच एजेंसियों के खिलाफ नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता के पक्ष में खड़ा करती हैं। जैसे ही ईडी, सीबीआई या कोई केंद्रीय एजेंसी आती है, ममता उसे सीधे दिल्ली बनाम बंगाल की लड़ाई बना देती हैं। यही वजह है कि अक्सर सवाल उठता है। दो सवाल दो हो जा रही है। मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले रणनीतिकार भी दीदी के सामने क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि जहां दिल्ली गणित से राजनीति करती है, ममता भावना से राजनीति करती है। एड की फाइलें भारी हो सकती हैं,